हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। यदि आप हिंदी माध्यम से आईआईटी जेईई की तैयारी कर रहे हैं तो ये 5 मिनट आपके बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं और बहुत ज्यादा हेल्प हो सकती है अगर अपने ध्यान से सुन लिया तो। देखिए बच्चे, बहुत से चैनल्स अपन ने देखे कि हिंदी का प्रोवाइड कर रहे हैं, पेड कोर्स हो या फ्री कोर्स हो। तो कुछ पेड कोर्स की हिंदी में हालत यह है आईआईटी के लिए कि उनको डिटर्मिनेंट का हिंदी अनुवाद से ही करना नहीं आता। कैसा दे रहे होंगे वो तो सोचो आप। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर का हिंदी वो कर रहे हैं जटिल संख्या, ये कहां से आ गया? अरे कॉम्प्लेक्स नंबर का आपने हिंदी सही से नहीं किया तो आपके कंटेंट पर तो कहां जाए। ये तो हालत है पेड कोर्स की। और फ्री कोर्स यूट्यूब के हालत है। आईआईटी जेईई का नाम बर्बाद क्यों कर रहे हैं? ये किससे कौन सी आईआईटी हो जाएगी? भाई एनसीईआरटी लेवल का पढ़ा के जेईई मेंस क्रैक नहीं हो सकता तो क्यों आईआईटी को घसीट रहे हैं? तो ये हालत है उनकी। अब तो करें तो क्या करें? मैंने भी यही सोचा था तो कोई ना कोई दे देगा। और मेरे पास भी ऑनलाइन पढ़ाने की बहुत से ऑफर आए और बड़े बड़े कोचिंगों से कि हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आ जाओ। पर यहां जाने से क्यों नहीं, क्यों इतने 2 साल से ऐसे ही कर रहे हैं? तो इसका रीजन ये है कि वहां जाने के बाद कि सर व्यू आने चाहिए, सर इस पे कमेंट आने चाहिए, सर बच्चे को मजा आना चाहिए। मजे से सिलेक्शन नहीं होता। तो ये बहुत कान खोल के सुन लो। 6 साल पढ़ाने के बाद जो मैंने देखा था कि हिंदी वालों का कोई कुछ नहीं कर रहा और आज भी कुछ नहीं हो रहा। अगर आप ध्यान से जाके देखोगे ना आईआईटी एडवांस के लेवल पे, और तुम सोचोगे पहले मेंस पढ़ लेते फिर एडवांस, नहीं होता है। इस गलत फहमी में हो आप तो ये बहुत अच्छे से कर लो। जिस भी चैनल को जाके चेक करना कर लो। पर अगर आपको दिक्कत आ रही है तो इस चैनल का एक पूरा टॉपिक देख लो। जिस भी टॉपिक में आपको दिक्कत आ रही है, चाहे वो किसी भी पेड कोर्स से आपने पढ़ा हो या किसी भी फ्री से पढ़ा हो, इस चैनल से अगर आप एक टॉपिक पूरा देखते हैं तो आपको समझ आ जाएगा अपने आप कि क्या हो रहा है। तो आज बहुत से लोगों ने काफी सपोर्ट किया तो इसीलिए आज बहुत बड़ा धमाका होने जा रहा है होली पे। तो यदि आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल और इंस्टाग्राम का आईडी दिया है, अगर वहां पे आप पहले 50 लोग होते हो सब्सक्राइब करने वाले तो आपको मैं आईआईटी जेईई की पूरी प्रिपरेशन के लिए पर्सनली गाइड करूंगा। क्या? हाँ, अगर आप पहले 50 लोगों में आते हो जो टेलीग्राम और इंस्टाग्राम दोनों को फॉलो करते हो तो आपको मैं पर्सनली गाइड करूंगा। और दूसरा बिग अनाउंसमेंट ये है बच्चे कि फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा 12th का सिलेबस कराऊंगा। और ये 12th का पहला टॉपिक मैंने ये इसलिए लिया है कि ये टॉपिक ऐसा है कि इसको कहीं पे भी पढ़ा दो कोई दिक्कत नहीं होती। तो इसलिए पहला टॉपिक मैं आव्यूह तथा सारणिक पढ़ाऊंगा। काफी ज्यादा स्कोरिंग भी है और यहां से आप ये भी देख पाओगे कि किस लेवल पे सर पढ़ाते हैं, कैसा अपने को समझ आएगा। तो अब पूरा सिलेबस में फ्री में कब कराऊंगा? अगर आप ये आव्यूह तथा सारणिक मैट्रिक्स डिटरमिनेंट का जो टॉपिक है इसको इतना शेयर करो कि अगर जितना अपन ने सोचा उतने बच्चे हो जाएंगे जो। और डेली वीडियो आएगा। क्या सर? डेली वीडियो डालूंगा। अगर आप इस एक पहले टॉपिक को इतना शेयर, सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करते हो तो कि किसी भी कोचिंग की जरूरत नहीं है। और जो टेलीग्राम चैनल है उस पे मैं आपको सब मटेरियल प्रोवाइड करूंगा, सब कुछ किया जाएगा। पर ये सब चीजें टिकी हुई है एक ही चीज पे। तो इसलिए देखो, मैं ऐसा भी नहीं बोल रहा कि आप अभी शेयर कर दो। मैं तो ये बोल रहा हूं आपको ये एक टॉपिक मैं पूरा करवाता हूं। एक नहीं, फिलहाल 2 टॉपिक है। और ये बोर्ड्स में हो, जेईई मेंस के लिए, जेईई एडवांस के लिए, सबके लिए बिल्कुल। देख, इस सीरीज का नाम क्या है? जीरो टू आईआईटी हीरो। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि एकदम बेसिक से शुरू, मतलब चाहे किसी को कुछ भी नहीं आता वहां से शुरू करके एकदम आईआईटी एडवांस लेवल तक जाएंगे। और ये और सुन लो, किसी भी कोचिंग में आप पढ़ रहे हो उससे ज्यादा डिटेल में यहां पे पढ़ाया जाएगा और सिस्टेमेटिक। और उससे कोचिंग के आधे टाइम में इतना सिस्टेमेटिक होने वाला है कि कोचिंग में जितना टाइम देते अगर ये ही तुम कंटेंट ले जाके दे दो, अगर इससे जल्दी पूरा हो जाए तो
और मैं तो कह रहा हूं 50% टाइम में यहां कवर होगा। पर अब इससे कंपेयर ये मत कर लेना कि ये उतने में करा दिया, वो 3 ट्यूशन कराने का नाम नहीं है यहां। अरे जो कोटा की कोचिंग्स में एग्जैक्ट कराया जाता है उसी का डिटेल वर्जन है, जो एकदम बेसिक से लेके टॉप लेवल के बैचेस में होता है वो है। तो अगर आप ये चाहते हो तो आपको एक बहुत सुंदर मौका मैंने एकदम फ्रेश से दिया है कि अगर आप, जब तक मैं एक टॉपिक कंप्लीट करता हूं डेली वीडियो आएगा, अगर इसको आप शेयर करते हो, कमेंट करते हो, लाइक करते हो, अपने फ्रेंड्स को बताते हो और इतना शेयर कर देते हो कि तो फिर मैं पूरी 12th क्लास का जेई 2023 से पहले पूरा सिलेबस कराऊंगा। 11th का कंप्लीट कर चुके हैं और 12th का भी कराऊंगा पूरा। तो वो आपके पे डिपेंड है। अगर आप इतने बच्चे, देखो 10 बच्चों 20 बच्चों के लिए तो पूरा कोर्स कराने का कोई मतलब नहीं। अगर आप 200-500 प्लस बच्चे हो जाते हैं जो डेली ये चाहते हैं कि हमें करना है पूरा हिंदी मीडियम का सिलेबस, तो बिल्कुल आपकी हेल्प की जाएगी और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो क्या तैयार हैं आप इसके लिए? तो तैयार है तो बस एक ही चीज है, कोई फर्क नहीं पड़ता किसी से, बस आप खुद से तैयारी करो और जो भी आप बता सकते हो जिसको उसको बता दो। क्या ये बात क्लियर है? तो सब पेड कोर्स और किसी भी पेड कोर्स में अगर इससे ज्यादा इफेक्टिव हिंदी का मिल जाए तो उस पेड कोर्स के पैसे मैं दूंगा, ले लेना तो जो भी आपको लगे। हाँ तो चलो शुरू करते हैं हम, और ऐसा टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करूंगा मैं। जो भी मटेरियल आएगा वो टेलीग्राम चैनल पे आएगा, तो वो आपको सब्सक्राइब करके रखना है, वहीं पे इंफॉर्मेशन आती जाएंगी। तो हैप्पी होली इन एडवांस और बहुत अच्छे से लग जाओ अब। तो बिल्कुल आव्यूह है तथा सारणिक, तो इसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें अपन करने वाले हैं, पर ध्यान दें बेसिक्स से शुरू कर रहे हैं। एक मतलब एकदम बेसिक से, और पूरा टॉपिक देखोगे तो आपको अपने आप बोलोगे आपकी सर आपने क्या करा है। हाँ वो कैसे भी, तो ठीक है चलते हैं। पहला लेक्चर आव्यूह है, मैट्रिक्स। क्या होता है ये, क्या होता है ये? तो देख बच्चे, बड़े कोष्टक में संख्याओं या फलनों के आयताकार या वर्गाकार, मतलब ये जो आयत में या वर्ग में जो अपन संख्याएं लिख देते हैं ना, देखो बच्चे बड़े कोष्टक में बड़ा सा कोष्टक लगाया, अब इसके बीच में संख्या लिख दो या कोई फलन लिख दो, उनके आयताकार या वर्गाकार कर्मयुक्त व्यूह, मतलब ये जो दिख रहा है इसको ही अपन क्या कहते हैं? आव्यूह है या मैट्रिक्स कहते हैं। इस आव्यूह का मान क्या होगा? तो देख ध्यान से सुनो, ये पहला क्वेश्चन बनता है जेई का कि आव्यूह केवल एक प्रकार की व्यवस्था है, इसका कोई मान नहीं होता, इस आव्यूह का कोई मान नहीं होता है। जैसे डिटरमिनेंट सारणिक का मान आएगा ऐसा इसका कोई मान नहीं होता, ये केवल एक व्यवस्था है, चीजों को व्यवस्थित करके अपन यहां पे लिख सकते हैं। क्या ये बात क्लियर है? तो कर सकते हैं। अब देख बच्चे यहां पे लिखा हुआ है कि ये, अब देखो ये जो है ना बच्चे, इसको अपन बोलते हैं बच्चे, इसको बोलते हैं रो। अरे समझते हैं ना, ये पहली रो, ये दूसरी रो, ये रो तो समझते हैं ना बच्चे। अरे रो रो, अरे पंक्ति, अरे अरे सर पंक्ति है ना, तो रो बोलते हैं। इनको अपन बोलते हैं पंक्ति, और ये जो होते हैं, अरे ये क्या कॉलम होते हैं? क्या ये क्या होते हैं? स्तंभ, है ना, ये होते हैं स्तंभ या कॉलम, ठीक है क्या? तो ये तो स्तंभ हो गए आपके और ये हो गई पंक्ति आपकी। ये बात क्लियर है? तो देख बच्चे यहां पे जो लिखा हुआ नहीं, ये क्या है? ये पंक्तियों की संख्या है। ये क्या है बच्चे? पंक्तियों की संख्या है। कि इसमें कितनी पंक्तियां हैं? देख पहली, दूसरी और एम, 1 2 और एम पंक्ति है, और ये जो लिखा जा रहा है इसको बोलते हैं स्तंभ, कॉलम स्तंभ, ठीक है, पंक्ति स्तंभ, ठीक है। अब इतने बड़े में ये है पंक्तियां और ये है स्तंभ, ठीक है। अब जो ये एलिमेंट है, मान लो इसको अगर मुझे पढ़ना है तो ये क्या है? तो ये है पहली पंक्ति का तथा दूसरा स्तंभ का अवयव। तो इसको ऐसे बोलते हैं, एआईजे क्या है? आयत पंक्ति, आईवी पंक्ति तथा जेत स्तंभ का अवयव है। एआईजे का है आईवी पंक्ति और जेत स्तंभ का अवयव है, जहां आई का मान 1 से एम तक, जे का मान 1 से एम तक और आईजे बिलोंग्स टू एन होगा। तो मतलब इसको समझ आना चाहिए, आईवी पंक्ति जेवे स्तंभ का कॉलम है, तो ये अपने को अच्छे से समझ आना चाहिए। अब इसी का शॉर्ट फॉर्म ये देखो, इसी को शॉर्ट फॉर्म में ये लिख सकते हैं क्या कि एम पंक्तियां बना लो भाई और एन स्तंभ बना लो और उसमें ये एलिमेंट्स लिख लो। तो इसका शॉर्ट फॉर्म है ये,
और एक और बात ध्यान रखना बच्चे, एक और बात ध्यान रखना, वो ये है कि ये ब्रैकेट लगाया गया यहां पे, इस ब्रैकेट की जगह ये ब्रैकेट भी लगाया जा सकता था, गोल वाला, इस टाइप का ब्रैकेट भी यहां पे लगाया जा सकता है। और इस ब्रैकेट की जगह ये वाले दो डंडे, जैसे सारणिक में होते हैं वैसे दो डंडे भी लगाए जा सकते थे, से भी निरूपित कर सकते हैं। क्या ये बात क्लियर है? जैसे मान लो मुझे अब एक लिखनी है 3x3 की, तो वो क्या आएगी, A11 A12 A13। देखो बच्चे यहां पे रो, पहली रो तो ये देखो 1 1 1, फिर कॉलम 1 2 3, ऐसे ही A21 A22 और A23, क्या देखो 2 2 2 1, समझ गए? तो A31 A32 A33 ऐसे लिख सकते हैं। क्या लिखा है मैंने ये देखो बच्चे ध्यान से देखो, A11 फिर 1 2 1 3, मतलब ये 1 क्योंकि पहली पंक्ति है तो इसमें ये एक सेम रहेगा, ये दूसरी पंक्ति है तो 2 2 2, और तीसरी है तो 3 3 3, और फिर कॉलम में देखो ये दूसरा वाला 1 ये 2 ये 3। अब आपको लिखना है तो इसका 3x3 हो गया, और इसको जो है ये 3x3 ये क्या होता है बच्चे, इसका क्रम बोलते हैं इसको, m×n, ये ऑर्डर है इसका m×n। जैसे मुझे दो ऑर्डर की लिखनी है तो पहला A11 A12 और A21 A22, क्या ये बात क्लियर है? तो ऐसा ये 2x2 का है, तो ऐसी चीजें लिख सकते हो क्या? तो इसका ये मतलब है, और एकदम डिटेल में पढ़ने वाले नहीं तो ये सब बना के शुरू कर दो, पर ऐसा नहीं है बच्चे, बहुत ज्यादा डिटेल में एकदम एडवांस लेवल तक जाना है तो परफेक्ट इसका स्टार्ट बहुत जरूरी है। हाँ ये ले, तो अब उसके बारे में जो पीछे बना रखा था उसके बारे में, एक अवयव में m पंक्तियां, अगर m पंक्तियां हैं n स्तंभ है तो अवयव है का क्रम जो उधर लिखा हुआ था उसको क्या बोलते हैं, क्रम बोलते हैं, ऑर्डर। मतलब अवयव है का ऑर्डर या क्रम कितना होगा, m×n, जो यहां लिखा हुआ था ना m×n, तो इसको ऑर्डर बोलते हैं, क्रम बोलते हैं। क्लियर है क्या? पंक्तियां पहले लिखते हैं, स्तंभ बाद में लिखते हैं, तो ये तथा अवयवों की संख्या m×n होगी। अब अवयवों की संख्या तो गिन लोगे ना यार, पहली पंक्ति में n है, इसमें भी n है, इसमें भी n, तो m×n, कुल अवयव कितने हो जाएंगे, m×n हो जाएंगे, कुल अवयव कितने हो जाएंगे, m×n। दूसरा चीज, यदि i बराबर j, अगर i और j का मान बराबर हो जाए तो aij को क्या बोलते हैं, विकिरण अवयव। मतलब ये जिसमें i और j का मान बराबर हो, A11 A22 A33, इनको क्या बोलते हैं, विकिरण अवयव। और तथा रेखा जिसके अनुदिश विकिरण अवयव होते हैं, रेखा जिसके अनुदिश से विकिरण अवयव होते हैं उसको मुख्य विकिरण या अग्रक विकिरण होते हैं। मतलब मेन डायगोनल है ना, मेन डायगोनल। तो ये कौन सा है, तो देख बच्चे इसमें ये रहा, इसको अपन क्या बोलते हैं, डायगोनल। मेन डायगोनल या मुख्य विकिरण इसको अपन बोलते हैं, क्योंकि यहां पे देखो सब विकिरण अवयवी है ना, तो इसको बोलेंगे मुख्य विकिरण। अब ध्यान दे यहां पे कितने भी ऑर्डर का हो सकता है, विकिरण तो रहेगा ना, 1 1 2 2 3 3, जितने भी बराबर वाले हैं सब इसमें आएंगे। हाँ अब है अनुरेख। अनुरेख क्या है, अनुरेख या ट्रेस, अनुरेख या ट्रेस ये क्या है, विकिरण अवयवों का योग। विकिरण के जो अवयव हैं उन सभी का क्या बच्चे, योग, विकिरण अवयवों का योग। तो उसको अपन कैसे लिख सकते हैं, TRA, ट्रेस ऑफ ए, TRA ट्रेस ऑफ ए, सिग्मा AII। तो देखो यहां पे J की जगह भी I डाल दिया बच्चे, AIJ था ना एलिमेंट, तो मतलब यहां पे J की जगह भी I डाल दिया, मतलब II। मतलब विकिरण अवयव में क्या होंगे, I और J बराबर होंगे, इसलिए और फिर मतलब कुल मिला के क्या है, A11 A22 A33, इनका योग करना है, इनका योग करना है तो उसको ट्रेस बोलते हैं। तो बहुत ही अच्छी बात है ये ट्रेस। तो ट्रेस क्या होगा, विकिरण अवयवों का योग। फिर एक और होता है, एक जो बच्चे ये दो एलिमेंट कि I और J को बदल दे, देखो यहां AIJ था, ये JI, तो इनको संयुग्मी अवयव कहते हैं, संयुग्मी अवयव कहते हैं। क्या कहते हैं इनको, संयुग अवयवों, इसको और इसको, मतलब जैसे अपन संयुग्मी करते हैं ना वो प्रमेयीकरण वाला, उसी टाइप से ये दोनों को संयुग्मी अवयव कहते हैं। तो ये बेसिक चीजें हैं जो मैट्रिक्स के बारे में या अवयव के बारे में आपको पता होनी चाहिए। तो अच्छे से नोट बना के लिख लो, सब कवर हो जाएगा।
ध्यान दें, आपको नोट्स मिलते हैं पर खुद के नोट्स बनाओगे तो ज्यादा बेनिफिट होगा। क्या बात क्लियर है? बिल्कुल ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं। तो ए बराबर ये है और ए आई जे का मान ये है, से निरूपित अवयव ज्ञात करें। ऐसा बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है और यहाँ पे देखो मिलता भी है कि ये किड्स कैटेगरी मतलब 8, 9, 10th के बच्चे कर पाएंगे इसको अगर वो ध्यान से देखेंगे तो। और उसके लिए कैसा क्वेश्चन है? एवरेज क्वेश्चन रहेगा। किड्स कैटेगरी और लेवल, उसका किड्स कैटेगरी का क्वेश्चन है और लेवल एवरेज रहेगा। तो बोलिए बच्चे, हाँ बोलिए बच्चे कैसे लाएं? तो ये 3 तो क्या बनानी है मुझे? पंक्तियां बनानी है। 3 पंक्ति बनानी है और 2 क्या बनाने हैं? स्तंभ बनाने। ध्यान दे, ये 3 पंक्तियां होंगी तो ए का मतलब 3 पंक्तियां बनानी है, इसका मतलब पंक्ति 1, 2 और 3 ऐसे ही बननी है। क्या स्तंभ 2 बनने हैं तो 2 स्तंभ। देख बच्चे ध्यान से देख, पंक्तियां 3 स्तंभ 2, तो यहां पे क्या लिखूं? A12 ए ना A11 ए, देख बच्चे A11 A12 2 ही तो स्तंभ है केवल, इस पंक्ति में केवल 2 ही स्तंभ है इसलिए ऐसा लिखेंगे। और फिर A21 A22 A31 A32। क्या बात क्लियर है? क्या बात क्लियर है? अब इनके मान कैसे लाएंगे? इनके मान कैसे लाएंगे? जैसे A11 का मान कैसे लाओगे? तो ये रही परिभाषा भाई। A11 आई और जे दोनों की जगह एक रख दो, आई की जगह भी एक रखो, जे की जगह भी एक रखो, तो 2 गुणा 1 प्लस 1 तो कितना हो जाएगा? ये 3। तो A11 का मान कितना हो जाएगा? 3। ऐसे ही इसका मान और निकाल के बता देता हूं मैं। A31 का मान, तो आई की जगह देखो, अरे 3 1 का मान चाहिए ना यार, आई की जगह 3 डालो और जे की जगह 1, तो 2 गुणा 3 प्लस कितना 1 डालना है, तो 2 गुणा 6 और 7। तो समझ में आता है क्या ये? समझ में आता है क्या ये? तो देखिए बच्चे A11 का मान आ गया आपका 3, A12 का मान कितना आ जाएगा? 1 2, देखिए यहाँ पे डाल दो सीधा ही, अरे 1 डालो 2 डालो 4, और A21 का 5, देख बच्चे कितना रहा है? देख बच्चे A21 2 4 5, और A22 का मान कितना आ जाएगा? 6। A31 का मान निकाला है 7, A32 6 और ये 8, तो ये 3 + 2 ये आ गया। समझ में आया? समझ में आया? तो आराम से समझ सकते हैं। अब अगर ऐसे क्वेश्चन देखो बच्चे, कुछ बच्चे हैं जिन्होंने पहले पढ़ रखा है तो वो बेसिक में स्पीड बढ़ा लें। अरे बेसिक जब स्पीड में यार देख लो 1.5 है, जानते हो ना, अरे स्पीड बनाए ना यूट्यूब पे, हाँ तो उसमें देख लो। और कुछ बच्चे हैं जो बिल्कुल बेसिक से पढ़ रहे हैं तो वो आराम से देखें, जो पहली बार पढ़ रहे हैं ध्यान से देखें तो हो जाएगा काम। हाँ ये वाला, एक अवयव में 12 अवयव है, तो अवयव के कौन कौन से क्रम संभव है? मतलब एक अवयव है जिसमें 12 अवयव है तो उसके क्रम क्या क्या संभव है? तो अपन ने बोला था अगर AIJ M क्रॉस N का अवयव होता है तो इसमें अवयवों की संख्या बोला था अपन ने, अगर कोई M क्रॉस N का अवयव है, मैट्रिक्स है, तो उसमें अवयवों की संख्या बोला था। कितना बोला था? Mn। तो यहां पे Mn का मान कितना दिया है? 12। ध्यान से देखिए, अवयव है में 12 अवयव है, तो 12 अवयव है तो M गुणा N का मान कितना है? 12 है। M गुणा N का मान 12 है, इसलिए ध्यान से देखो, और M और N क्या है? संख्या, पंक्तियों की और स्तंभों की संख्या। तो देखो M का मान 1 हो सकता है, तो N का मान, पहला सोचने का तरीका बता रहा हूं, M का मान 1 तो N का मान 12, भाई M का मान 1 रख दो। सबसे छोटा M का मान क्या हो सकता है? ये पंक्तियों और स्तंभों की संख्या है, तो सबसे कम कितना हो सकता है इसका मान? 1। भाई अरे हाँ अरे यार 1 से कम तो पंक्ति स्तंभ नहीं होते ना, बिल्कुल। और M का मान 2 रखोगे तो N का मान कितना आ जाएगा? यहाँ से 6 आ जाएगा। M का मान 3 रखोगे तो कितना आ जाएगा? N का मान 4 आ जाएगा। अगर M का मान 4 रखोगे तो N का मान 3 आ जाएगा। M का मान 5 रखोगे तो N का मान 12/5, जो कि नेग्लेक्ट हो जाएगा। M का मान 6 रखोगे तो N का मान 2 आ जाएगा। और अब 7 रखो कुछ नहीं आएगा, 8 रखो कुछ नहीं आएगा, 9 रखो कुछ नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा कुछ? अरे ये 12/5 को क्यों नहीं लिया? पंक्तियां और स्तंभों की संख्या पूर्ण संख्या नहीं, प्राकृत संख्या होनी चाहिए। ये कितनी पंक्तियां? 12/5।
कितने आदमी थे सर? वो 3.5 आदमी थे। सर वो -4 आदमी थे। ऐसा कुछ होता है क्या यार? आदमी कितने आदमी थे? तो 3 बोलोगे या तो 4 बोलोगे ना। तो ध्यान रखना, ये पंक्तियों या स्तंभों की संख्या है तो ये नहीं हो सकता। तो इसलिए ये 7 पे नहीं होगा, 8 पे नहीं होगा, 9 पे नहीं होगा, 10 पे भी नहीं होगा, 11 पे भी नहीं होगा, 12 पे होगा। तो m का मान जब 12 लिखोगे तब n का मान होना चाहिए। क्या 12 के बाद कभी आएगा? अगर m का मान आप 12 से बड़ा रख दोगे, 12 से बड़ा मान रख दोगे, तो देखो यहां से n का मान कैसे आएगा? n बराबर 12/m है। तो अगर आप 12 से बड़ा मान रख दोगे तो कभी भी ये एक प्राकृत संख्या या पूर्णांक नहीं आएगा। ये कभी भी पूर्ण, तो m बराबर 12 के लिए तो पॉसिबल नहीं है। तो मतलब देखो m का अपन न्यूनतम मान से चालू हुए, जो सबसे कम मान हो सकता था उससे चालू हुए। तो 1 2 3 4 5 पे नहीं आया, 6 पे आया और 12 पे आया, और इस 12 के बाद में भी नहीं आएगा, ये भी श्योर हो गया। तो मतलब इतने ही आएंगे कि m का सबसे कम मान, फिर ज्यादा से ज्यादा 12 तक आ सकता है। तो कितने आ गए? 6 आ गया। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 6। तो सोचने का ये था तरीका नंबर 1, जो एकदम सिंपल मान रख रख के सोचा जा सकता था। इसको थोड़ा सा अच्छा बनाने के लिए लोग कैसे बना लेते हैं कि भाई m का मान 1 लिखा और n का मान उन्होंने 12 लिखा, तो उन्होंने लिखते ही कर दिया कि इसके संगत एक और आएगा जहां m 12 और n 1 होगा। मतलब ऐसे लिख लेते हैं लोग। फिर m का मान 2 रखा, तो फिर उन्होंने लगा कि n का मान कितना आ जाएगा? 6, और उन्होंने लिखते ही उल्टा भी होगा, इसका उल्टा भी होगा। तो m का मान 6 और n का मान 2, ऐसा लिख दिया। फिर m का मान उन्होंने 3 लिखा और n का मान 4 आ गया, तो उन्होंने लिखा इसका उल्टा भी होगा भाई, तो 4 और n का मान 3। अब जैसे ही m का मान 4 हुआ तो वो तो रिपीट होने हो गई क्या शुरू? देखो ये रहा, m का मान 4, तो m का मान तो 4 आ चुका है, तो मतलब बेसिकली यही आ गए। मतलब इसके बाद वापस रिपीटेशन ही आ जाएगा ना, अरे पुनरावृत्ति होने लग जाएगी ना यार। देखो m का मान 4 आ चुका ना, तो बेसिकली ये 3 और ये 3 6। तो ऐसा भी सोच लेते हैं बच्चे, ऐसा भी सोच लेते हैं कि ये आया तो इसका उल्टा पक्का आएगा भाई। एक अगर कर्म हुआ उसका 1 गुना 12, तो 12 गुना 1 भी तो होगा। अरे ये तो समझते हैं ना, ये कर्म क्या है? मतलब ये क्या होगा, इसमें एक तो पंक्ति होगी और 12 स्तंभ होंगे। तो समझ रहे हो, ये इतने कर्म पॉसिबल है। अब अगर मैं यहां पे बड़ा नंबर दे देता तो, अगर मैं यहां पे बड़ा नंबर दे देता तो फिर कैसे करते? फिर उसमें क्रम से संचय मतलब P&C का हेल्प लेना पड़ता अपने को, और बहुत गजब का क्वेश्चन भी यहां पे बनाया जा सकता है IIT एडवांस के लिए। अगर बड़ा नंबर दे देता तो फिर आपको क्या निकालना पड़ता कि इस संख्या को कितने तरीकों से, ये मेथड नंबर 1 था, ये मेथड नंबर 2 है, और मेथड नंबर 3 क्या है? सोचने का तरीका नंबर 3। अरे इस क्वेश्चन को तुम कर लोगे मुझे पता है, पर मैं तो आपको वो सिखा रहा हूं कि एडवांस में क्वेश्चन आता है तो उसको कैसे टैकल करो। तो मेथड नंबर 3 ये था कि आप 12 को कितने तरीकों से 2 गुणनखंडों के रूप में तोड़ सकते हैं। तो वहां से आपके पास आ जाता कि कितने तरीकों से 12 को आप, या ऐसे बोल देते इस समीकरण के हलों की संख्या, या तो P&C से सीधा ही बोल देते समीकरण के प्राकृत हलों की संख्या, वो ज्यादा बेटर रहेगा। प्राकृत समीकरण के प्राकृत हलों की संख्या। और जिसने P&C पढ़ा होगा बहुत अच्छे लेवल तक, वो इसको देखते ही समझ जाएगा, कि इस समीकरण के प्राकृत हलों की संख्या निकाल लो, वो ही अव्यूह के कर्म आ जाएंगे। मतलब m और n के कितने संभव मान है, बेसिकली यही निकालना था। तो P&C पढ़ा है तो ये भी आप जानोगे। क्या क्लियर है बात? बिल्कुल ध्यान से देखिए। तो चले आगे वाले क्वेश्चन पे। एक अव्यूह है A n क्रॉस n का है और इसका Aij ये है, तो इसके एक का अनुरेख मतलब ट्रेस। तो बच्चे जी जान लगा दो, ये आपको आना चाहिए। थोड़ा अच्छा क्वेश्चन लिया गया है। तो TR ऑफ A, ट्रेस ऑफ A, तो सिग्मा AI, ध्यान देना II, और सिग्मा AI का मान कितना हो जाएगा? तो ये AIJ है, तो II का मान कितना हो जाएगा? तो 2I² - 3I।
अब सिग्मा निकालना है, मतलब सभी का योग निकालना है। तो आई का मान कहां से शुरू होगा? आई का मान शुरू होगा 1 से। देखो आई का कम से कम मान कितना रख सकते हैं इसमें 1, और ज्यादा से ज्यादा मान कितना रख सकते हैं n। अरे आई का मान ज्यादा से ज्यादा कहां तक जाएगा? n तक। क्या ये समझ आता है? अरे भाई पहले पेज पे जाके वापस देखो, वहां पे लिखा था आई का ज्यादा से ज्यादा मान इस तक ही जा सकता है, n तक। तो आई का मान 1 से n। तो इसका आप देखो, इसको समझ आता होगा ये सिग्मा कि 2 बाहर आ जाएगा, सिग्मा अलग अलग हो जाएगा, -3 बाहर आ जाएगा, सिग्मा यहां पे आई। तो इसका मान यहां पे i² आ गया भाई, i² -3। समझते हैं? ये अचर बाहर आ जाते हैं और सिग्मा अलग अलग हो जाता है। तो 2 इंटू ये है आई का वैल्यू 1 से n, तो 1² 2² 3² n² तक। तो n+1 to n+1/6, क्या यही है? -3 इंटू n+1/2। अरे आता नहीं? तो यही इसका मान है। इसको सिंप्लीफाई करके लिख देना, उसमें मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। क्लियर है? क्या समझ आया? क्या देखो, सिग्मा ट्रेस का मतलब, अनुरेख का मतलब ये होता है। इसका मान निकाला है बहुत सुंदर तरीके से, कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए ये। अब देख बच्चे, अच्छे क्वेश्चंस भी प्रॉपर जगह लेने पड़ेंगे। तो एक शानदार क्वेश्चन है कि 40 विभिन्न अवयवों को एक साथ लेकर कितने अवयव बनाए जा सकते हैं। 40 अवयव दे दिए, वो भी कैसे? भिन्न भिन्न। उनको एक साथ लेकर कितने कितने अवयव बनाए जा सकते हैं, ये बात ये बोल रहे हैं। तो बताओ बच्चे, 40 अवयवों को लेके कितने अवयव बना सकते हो? तो ये क्वेश्चन बहुत गजब का क्वेश्चन है, थोड़ा सा प्रॉब्लम आपको होगा। और ये पीएनसी बेस्ड क्वेश्चन है, थोड़ा सा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का यूज होगा। और ये ध्यान रखना, आईआईटी एडवांस इस टॉपिक के साथ बहुत बार पीएनसी को घुसा देता है, तो वो अपन करेंगे क्योंकि वो भी तो क्वेश्चन आएंगे। तो इसलिए ध्यान दें, मेंस वालों के लिए थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। तो 40 अवयवों को एक साथ लेकर कितने अवयव बनाए जा सकते हैं? तो अवयव बनाने की सोचो। अब अगर मैं आपको 40 अवयव दे दूं तो कितने अवयव बना लोगे? क्या सोचोगे? तो अब देखो, माइंड को विकसित करो कि कैसे सोचेंगे, क्या करना है। सोचना है तो कैसे सोचेंगे? तो ये ध्यान दे बच्चे कि कैसे सोचना है। तो अवयव बनाने जाओगे तो सबसे पहला काम क्या करोगे? हाँ बिल्कुल सही बोला कि सर उस अवयव का क्रम डिसाइड करेंगे कि वो किस ऑर्डर का होगा, सर उसमें कितनी पंक्तियां होगी, कितने स्तंभ होंगे, वो चीज करेंगे। तो पहले तो मुझे ये बताओ तुम, अगर अवयव 40 है तो उस अवयव में कितनी पंक्तियां हो सकती है, कितने स्तंभ हो सकते हैं? तो मतलब m गुणा n 40 हो गया क्या? तो उसमें देखो m का मान 1, n का मान 40, m का मान 2, n का मान कितना आ जाएगा? m का मान 2 तो n का मान 20, m का मान 3 तो नहीं आएगा कुछ भी, 4 पे आ जाएगा, 5 पे भी आ जाएगा, 6 पे नहीं आएगा, 7 पे नहीं आएगा, 8 पे आ जाएगा। देखो अरे 8 का इसमें भाग जाता है ना, तो 8 पे आ जाएगा, n बराबर 5। और 9 पे नहीं आएगा, 10 पे आ जाएगा। अब तो देखो उल्टे शुरू हो गए क्या? 10 पे कितना? 4। देखो ये रहा। अरे देख बच्चे, इसका उल्टा ये आ गया क्या भाई? देखो तुमने ध्यान से देखो, m का मान 1 40, 2 20, 4 10, 5 8। अब 8 हुआ तो ये देखो उल्टा हो गया, उल्टा होना शुरू हो गया क्या? इसके बाद देखिए बच्चे, इसके बाद उल्टा होना शुरू हो गया। 5 पे 8 आया, फिर 8 पे 5 पे गया, फिर ये रहा 10 और 4 तो 10 4। फिर क्या लिखूंगा मैं? m का मान 20 और उस पे n का मान 2, और फिर क्या लिखूंगा? m का मान 40 और उस पे n का मान 1। समझे क्या बात को? समझे क्या? इसके बाद उल्टा होना शुरू हो गया। देखो ये वाला छोटा था, ये वाला बड़ा था, अब इधर ये बड़ा हो गया, ये छोटा हो गया। तो 40 है तो कितना क्रम संभव है उसका कि वो 1 क्रॉस 40 का भी हो सकता है, उसमें 1 पंक्ति और 40 स्तंभ भी हो सकते हैं। और अब ऐसी चीजें अपन और देखेंगे डिटेल में। 1 पंक्ति मतलब उसमें पंक्ति 1 ही हो, स्तंभ 40 हो, मतलब 1 2 3 4 ऐसे ऐसे करके लंबा सा ऐसे। मतलब 40 अवयव को लिखना था तो 1 पंक्ति बना दें और उसमें 40 स्तंभ बना दें। पंक्ति 1 ही हुई ना इसमें। और ऐसे ही इसमें क्या है? 2 पंक्तियां, मतलब 1 2 3 ऐसे ऐसे करके और ये ऐसा भी बना दे, मतलब इसका 2 क्रॉस 20 हो गया।
इसमें हो गया 1 क्रॉस 40 हो गया, समझ रहे हो? इसमें मतलब 4 पंक्ति, 1 2 3 ऐसे 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 और ऐसे ऐसे 40, समझ रहे हो? ये 4 क्रॉस। तो मतलब इसमें ऐसे आएंगे, इसमें ऐसे आएंगे, इसमें ऐसे आएंगे, तो कुल मिला के कितनी पॉसिबिलिटीज है? कितने? 4 और 4 8 पॉसिबिलिटी। तो 8 तो क्रम पॉसिबल है, तो ये तो हुआ क्रम। क्या क्रम डिसाइड कर लिया या ऑर्डर डिसाइड कर लिया तो बन जाएंगे क्या? अरे उन एलिमेंट्स को, किसको, जैसे 40 अलग अलग दिए इसने, तो यहां पे ये तो डिसाइड करना पड़ेगा ना, यहां पे कौन से अवयव को लाऊं मैं, यहां पे किसको बिठाऊं, अरे तभी तो बनेंगे ये अवयव। भाई तुम्हें 40 अवयव दिए तो तुम्हें देखो ये ऑर्डर डिसाइड कर लिया, ये लिख लिया, अब तुम्हें ये तो करना पड़ेगा ना, 40 अवयव अलग अलग हैं, तो इस वाले प्लेस पे किसको रखूं? हाँ, तो देखो सब में ही क्या है बच्चे, सभी अवयव में कितने स्थान बने हैं? 40। 40 जगहों पे 40 अलग अलग अवयवों को रखने के कितने तरीके? तो ध्यान से सुनो, पीएनसी का कंसेप्ट, n विभिन्न वस्तुओं को n स्थानों पर या एक रेखा में व्यवस्थित करने के तरीकों की संख्या कितनी होती थी? n फैक्टोरियल। याद आया किसी को? n विभिन्न वस्तुओं को एक रेखा में व्यवस्थित करने के तरीकों की संख्या n फैक्टोरियल। मतलब हाँ, या तो n विभिन्न वस्तुएं हैं, उनको n विभिन्न स्थानों पर अगर व्यवस्थित करना है तो n फैक्टोरियल होता है। अगर किसी को ये पीएनसी नहीं आता और जेईई एडवांस का सोच रहे हैं तो बिल्कुल बच्चे इस लाइन को तो अच्छे से लिख लो, अरे ये तो बहुत काम आने वाली है। अगर n विभिन्न वस्तुएं हैं, उनको n विभिन्न स्थानों पर व्यवस्थित करना है तो n फैक्टोरियल। तो यहां पे क्या है? 40 विभिन्न अवयव है, 40 ही जगह है, तो मतलब अवयवों को व्यवस्थित करने के तरीके कितने तरीके हो जाएंगे? कितने तरीके हो जाएंगे? बराबर 40 फैक्टोरियल। n का मान कितना है? 40। तो अब कुल अवयव है कितने होंगे? कुल अवयव है, कुल अवयव है, कुल अवयव है कितने हो जाएंगे? देखो बच्चे, तो इस टाइप के कितने बनेंगे? 40 फैक्टोरियल, इस टाइप के 40 फैक्टोरियल, इस टाइप के 40 फैक्टोरियल। तो मतलब क्या है? 8 गुणा 40 फैक्टोरियल, 8 गुणा 40 फैक्टोरियल। 8 मतलब पहले ऑर्डर डिसाइड कर लिया तो 8 टाइप के ऑर्डर पॉसिबल है, उसके बाद में 40 अवयवों को, तो ये आएगा। गुणा क्यों कर दिया यार? इसके संगत भी 40 फैक्टोरियल, इसके भी 40, इसके भी 40, तो सबको देखो जोड़ोगे तो कितना आएगा? 8 गुणा 40 फैक्टोरियल ना, तो ये है। अब इस क्वेश्चन को देखने के बाद हो सकता है कुछ बच्चे बोले हमारे काम की चीजें नहीं है, परेशान नहीं। ऐसे मान लो कि अपन इस पूरे टॉपिक में 6 से 7 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन ऐसे करेंगे जिसमें पीएनसी लगेगा, 10 क्वेश्चन ऐसे करेंगे जिसमें पीएनसी लगेगा, उसके अलावा सब क्वेश्चन बिना पीएनसी के होने वाले हैं। तो दे ध्यान रखिए 10 क्वेश्चन होंगे, जिनको पीएनसी नहीं कर रखा उनको दिक्कत कर सकते हैं, पर उनको देखते चलो आप, बस ठीक है। हाँ, अब है बच्चे अवयवों के प्रकार, टाइप ऑफ मैट्रिसेस, कि कितने टाइप के मैट्रिसेस हो सकते हैं। इसमें बहुत टाइम लग जाता है, तो इसलिए मैंने पहले ही पूरा ही ला के रखा है कि लेक्चर इफेक्टिव रहे। तो देखो बच्चे ध्यान से, पंक्ति अवयव है, रो मैट्रिक्स। रो नाम से ही क्लियर है क्या कि उसमें क्या होगा? पंक्ति, मतलब केवल पंक्ति होगा। जैसे इसमें दिख रहा है क्या? देखो एग्जांपल देखो, पहले एग्जांपल देखना है यहाँ पे 1 2 3, मतलब इसमें एक ही पंक्ति है क्या? पंक्ति अवयव का मतलब पंक्ति एक ही हो, तो अवयव जिसमें केवल एक पंक्ति हो मतलब ऐसा दिखेगा। और यहाँ पे ये देखो एक दिख रहा है तो ये पंक्ति। अब इसका ही जनरल रूप अपन ऐसे भी लिख सकते हैं क्या? इसी का जनरल रूप ऐसे, देखो एक ही पंक्ति है तो 1 क्रॉस n, n देखो एक पंक्ति है इसलिए एक आ गया, और n स्तंभ है इसलिए n आ गया इधर। समझ में आ रहा हो? जैसे इसमें 3 स्तंभ है, 1 स्तंभ 2 स्तंभ 3 स्तंभ, तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलिए, स्तंभ अवयव है, नाम से ही क्लियर है कि स्तंभ कॉलम मैट्रिक्स अवयव जिसमें केवल एक स्तंभ हो। इसको देखिए गौर से, एक ही स्तंभ है क्या? तो इसलिए देखो ये यहाँ पे 1 आ गया। यहाँ पे स्तंभों की संख्या लिखते हैं तो 1 है, और ये 1 2 3 3 पंक्तियां हैं, क्लियर है क्या? तो इसलिए
मतलब स्तंभ अवयव का मतलब एक स्तंभ होना चाहिए, तो ऐसे जनरल लिखेंगे तो याद आएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आइए आगे, क्षैतिज अवयव है। अब ये अवयव है, इसको गौर से देख बच्चे। क्षैतिज, अगर एक मैं ऐसा बनाऊं तो ये कैसा है, मतलब 1 2 3 4 5 6, ये कैसा है, मतलब ये देखो वर्टिकल लग रहा है क्या आपको, और ये हॉरिजॉन्टल। अरे हॉरिजॉन्टल समझते हैं ऐसे लेटा हुआ, और वर्टिकल मतलब ऐसा, अरे जानते ना ये तो यार, अरे ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज है, मतलब ये ऐसे लेटा हुआ है तो इसको हॉरिजॉन्टल बोलते हैं अपन, या हॉरिजॉन्टल या क्षैतिज, और इसको बोलते हैं ऊर्ध्वाधर। तो इसमें क्या होगा, तो मतलब अवयव ऐसा लंबा कब दिखेगा, जब इसमें क्या हो बच्चे, स्तंभ ज्यादा हो, जब इसमें स्तंभ ज्यादा हो, मतलब ऐसे लंबा कब आएगा, ये ऐसे लंबा कब होगा, अरे क्षैतिज मतलब ऐसे लंबा कब दिखेगा, पहले एग्जाम्पल से आ जाना यहाँ पे, ध्यान दे, ये यादें नहीं रहेंगी चीजें। तो क्षैतिज का मतलब फीलिंग याद रखो कि ऐसे लंबा, और ऊर्ध्वाधर का या वर्टिकल का मतलब ऐसे लंबा। तो ऐसे, अब इसकी बात करते हैं, ऐसे लंबा कब होगा, जब इसमें ये स्तंभ 1 2 3, जब तुम स्तंभ ज्यादा कर दोगे, मतलब जिसमें स्तंभ ज्यादा हो, ध्यान दे, स्तंभ 1 स्तंभ 2 स्तंभ 3, इनको ज्यादा करते जाओ लंबा होता जाएगा। तो बेसिकली यही है, पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम हो, मतलब स्तंभ ज्यादा है। तो अब आप इसके जनरल फॉर्मेट को आराम से समझ पाओगे कि किसका मान ज्यादा होना चाहिए, ये स्तंभ ज्यादा है ना यहाँ पे, अरे n का मान ज्यादा होना चाहिए, तो इसलिए आराम से समझ सकते हो आप, पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या, ये याद नहीं रहेगा, बस इस टाइप से ध्यान रखो, फिर ये लिख दो। तो कोशिश करो थोड़ा सही तरीके से पढ़ने का। क्या बात क्लियर है? बिल्कुल। आइए, ऊर्ध्वाधर अवयव है, वर्टिकल मैट्रिक्स। तो देखो आगे क्या, वर्टिकल दिख रहा है, ऐसे ऐसे लंबा नहीं, अरे ऐसे है ना ये, तो इसको बोलते हैं ना वर्टिकल। वर्टिकल मतलब इसमें कौन ज्यादा होंगी, इसमें कौन ज्यादा होंगी, पंक्तियां ज्यादा होंगी, मतलब इसमें कौन ज्यादा होंगी, पंक्तियां ज्यादा होंगी, पंक्तियां ज्यादा होगी तभी तो ये ऐसा बनेगा। तो पंक्तियां यहां पे ज्यादा रहेंगी, देखिए पंक्तियां हैं m, तो मतलब m ज्यादा होगा। इससे देख लो भाई, इससे देख लो यार, 3 > 2 दिख रहा है ना आपको, तो इसलिए m > n, मतलब पंक्तियां यहां पे ज्यादा होंगी, तो ऐसे को बोलेंगे ऊर्ध्वाधर अवयव या वर्टिकल मैट्रिक्स। क्या बात क्लियर? बिल्कुल। आइए, 5वां वर्ग अवयव है स्क्वायर मैट्रिक्स। तो इसमें क्या है, पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर। देखिए दिख रहा है क्या, 2 × 2, मतलब एकदम वर्गाकार होना चाहिए। वर्गाकार क्या होता है, जिसमें पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या बराबर होती है। अब इसमें एक चीज याद रखना, इसके क्रम को जैसे n × n, या फिर अपन ऐसा n भी लिखते थे, n क्रम, मतलब यहां पे क्रम को तुम ऐसे गुणा करके n² मत बोल देना, ये n × n ही बोला जाता है। या फिर अगर वर्ग अवयव है तो उसके क्रम को n भी बोल सकते हैं अपन, मतलब इसके क्रम को मुझे बोलना है तो मैं 2 × 2 बोल सकता हूं, या फिर मैं 2 क्रम का वर्ग अवयव है। ठीक है क्या? तो क्रम का यहाँ पे एक छोटा सा ध्यान रखना, बाकी समझ में आ गया होगा, कोई पंगा नहीं होना चाहिए। हाँ, शून्य अवयव है नल, 0 या नल मैट्रिक्स। क्या होता है 0, मतलब अभी तक जो पढ़ रहे थे अपन वो थे पंक्तियों की संख्या या स्तंभों की संख्या पे आधारित। अब ये है बच्चे अवयवों की अवयव कैसे हैं उस पे। तो शून्य अवयव है या 0 अवयव है तो क्या होता है बच्चे, वो सभी अवयव शून्य हो। जैसे ये इसके सभी अवयव शून्य हैं, तो इसको मैं लैंग्वेज में कैसे बोल सकता हूं, शॉर्ट फॉर्म में ऐसे aij m × n, जो भी क्रम का होगा, पर aij सभी के सभी aij 0 हो जाने चाहिए। इसका मतलब समझते, फॉर ऑल ij, मतलब सब 0 हो जाने चाहिए। और इसको o से निरूपित करते हैं। देखिए बच्चे ध्यान से देखिए, इसको o से निरूपित करते हैं। क्या बात क्लियर है? तो आई थिंक कोई दिक्कत नहीं आनी। ऊपरी त्रिभुजाकार अवयव है, मतलब अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो बोलिए बच्चे, अवयव है जिसमें ऊपरी क्यों बोलेंगे, ऊपरी त्रिभुजाकार क्यों बोलेंगे, जिसमें केवल ऊपर के ही अवयव काम के हो। क्या 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 क्या, ऊपरी त्रिभुजाकार मतलब ऊपर की ओर त्रिभुज। तो ऊपरी क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ऊपर के ही अवयव काम के हैं।
तो ध्यान से सुन लेना, ऊपर के अवयव काम के हैं, यही काम के हैं, यही अवयव काम के हैं। इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है कि नीचे वाले अवयव जीरो हो गए, नीचे वाले अवयव जीरो हो गए। तो इसमें क्या बोलोगे, इसमें क्या बोलोगे कि ए आई जे जीरो होना चाहिए जब आई ग्रेटर देन जे। देखो बच्चे ध्यान से, ये तो याद है ना, A11 A12 ये A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। देखिए बच्चे ध्यान से देखिए, इसमें क्या होता है, आई का मान बड़ा होता है जैसे, इन अवयवों के लिए आई का मान जैसे बड़ा होता है, तो इसलिए मतलब जो नीचे वाले जितने भी अवयव हैं वो सब जीरो होने चाहिए। अरे कंफ्यूज मत हो जाना यहाँ पे कि ऊपरी त्रिभुजाकार मतलब ऊपर के ही काम के हैं, तो नीचे वाले क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। तो ये बात समझ आए, ये पहले लिख लेना तब आपको ये समझ आएगा, नहीं तो यहाँ पे बहुत बड़ा स्यापा हो सकता है। तो ध्यान दे इस बात की, हाँ निम्न त्रिभुजाकार लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स मतलब नीचे के अवयव ही काम के हो, मतलब ऊपर वाले जीरो, यही काम के हैं, यही अवयव काम के हैं, इसीलिए इसका नाम इस पे पड़ गया है, जैसा काम वैसा नाम। तो मतलब नीचे वाले काम के हैं, इसका मतलब ऊपर वाले क्या हो जाएंगे, अवयव जिसमें मुख्य विकिरण के ऊपर के सारे अवयव, मतलब ऊपर वाले कोई काम के नहीं है, जीरो हो गए। और वही बात, यही बात जो अभी लिखी थी, यहां A11 आता है, A22 A33, ठीक है, ये आता है A12 A13 और A23। तो इनमें क्या होता है, ये जे का मान बड़ा होता है। देखो आई और जे इसमें बराबर होते हैं, इसके लिए आई बराबर जे होता है, और इसके लिए क्या होता है, आई लेस देन होता है जे, और इधर वालों के लिए क्या होता है, आई ग्रेटर देन जे, जो लास्ट में समझा था, A21 A231 A32। क्लियर है क्या? तो ये ध्यान रखना चाहिए, ये इसका बात कर रहा है, ये इसकी बात कर रहा है, और ये आई जे बराबर। तो आई थिंक कोई भी प्रॉब्लम ऐसे में नहीं आनी चाहिए आपको। आगे चलते हैं, विकिरण आव्यूह है, विकिरण आव्यूह है। विकिरण क्यों नाम पड़ा, विकिरण मतलब डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स। अब डायगोनल क्या, वर्ग आव्यूह है। ध्यान दे इसमें, ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। वर्ग आव्यूह है मतलब वर्ग आव्यूह होना चाहिए जिसमें मुख्य विकिरण के सभी अवयवों के अलावा सभी अवयव शून्य हो। क्या, मुख्य विकिरण को छोड़ दो, इसके अलावा सभी अवयव क्या होंगे, सभी अवयव क्या होंगे, जीरो। ये मुख्य विकिरण है तो इसके अलावा सभी अवयव जीरो होंगे। तो विकिरण के अवयव भी शून्य हो सकते हैं, ये भी ध्यान रखना। क्या बी का मान जीरो हो सकता है, बिल्कुल बी का मान जीरो हो सकता है। क्या हो सकता है बी का मान, अरे ऐसा नहीं है कि इसने बोला मुख्य विकिरण के अलावा सभी अवयव जीरो होने, अवयव जीरो होने चाहिए। तो इसने ये नहीं बोला विकिरण के जीरो नहीं हो सकते, वो भी हो सकते। क्लियर है क्या? बात ध्यान रखना, बी का मान जीरो हो सकता है क्या, यस। तो ये बात है। तो इसने देखो, इसको बोलने का तरीका क्या होएगा, ए आई जे बराबर जीरो फॉर ऑल, सभी के लिए जब आई और जे बराबर नहीं, तो उसका ऐसा एग्जांपल होगा। और इसको लिखने का एक तरीका ये भी है, क्योंकि इसमें केवल तीन ही अवयव है, तो इसको डी आई ए जी, डायगोनल एबीसी, मतलब डायगोनल वाले। बाकी तो भाई जीरो जीरो हो गए तो जरूरत ही नहीं है, इसलिए डायगोनल वाले ये हो जाए। क्या बात क्लियर है? क्या बात क्लियर है? बिल्कुल। तो देखिए बच्चे, एन क्रम के विकिरण अवयव में शून्यों की न्यूनतम संख्या। अब इसने पूछा कि एन क्रम का अवयव है तो उसमें शून्यों की न्यूनतम संख्या कितनी आएगी। तो इसको मैं बैठा देता हूं, शून्यों की न्यूनतम संख्या। तो ध्यान से देखिए बच्चे, एन क्रम का अवयव है, एन क्रम का अवयव है, तो यहां कुछ A1 A2 अप टू एन विकिरण अवयव ऐसा ही होगा। विकिरण अवयव एन क्रम का ऐसा ही होगा भाई, एन क्रॉस एन को एन बोल रहे हैं। तो इसमें शून्यों की न्यूनतम संख्या, तो देख बच्चे, इसमें ये सभी अवयव शून्य होने पड़ेंगे और ये सभी अवयव भी शून्य होने पड़ेंगे, ये भी शून्य होने पड़ेंगे और ये भी शून्य होने पड़ेंगे। तो कुल अवयव कितने इसमें, कुल अवयव बोलो, कुल अवयव कितने हैं, कुल अवयव कितने हैं, एन गुणा एन, एन स्क्वायर। भाई कुल अवयव तो एन स्क्वायर है। और विकिरण अवयव कितने हैं, विकिरण अवयव कितने हैं, विकिरण अवयव कितने हैं, एन, ये है ना। कुल अवयव है एन स्क्वायर इसमें पूरे में, और विकिरण अवयव है एन। तो शून्यों की न्यूनतम संख्या, तो देखो बच्चे, यहां पे तो शून्य होने ही होने चाहिए, यहां पे भी शून्य होने ही होने चाहिए। क्या,
अब विकिरण वाले अवयव जैसे बी भी 0 हो सकता है, बी भी 0 हो सकता है, पर इसने बोला न्यूनतम कि ऐसे कितने अवयव हैं न्यूनतम, कम से कम जिनको 0 होना पड़ेगा। तो वो कितने हैं बच्चे? देखो ये विकिरण वालों को 0 होना जरूरी नहीं है, पर ये और ये तो 0 होंगे। तो ये कैसे आएंगे? कुल में से विकिरण को माइनस कर देते हैं, तो ये आ जाएगा n² - n, n² - n। दूसरा पूछा है भिन्न भिन्न परिविष्टियों की अधिकतम संख्या, ज्यादा से ज्यादा, ध्यान से सुनो, ज्यादा से ज्यादा कितने अपन अधिकतम ऐसी प्रविष्टियां रख सकते हैं जो अलग अलग हो। ध्यान से सोच समझ के आंसर देना। इसमें भिन्न भिन्न अधिकतम प्रविष्टियों की अधिकतम संख्या, ज्यादा से ज्यादा कितनी प्रविष्टियां या कितने अवयव तुम लिख सकते हो उसमें भिन्न भिन्न। तो देखो बच्चे यहां अलग लिख सकता हूं, यहां अलग, यहां अलग, तो n तो ये हो गई क्या? तो n तो विकिरण वाले। अब एक 0 भी तो है, अरे सब जगह 0 है यहां मुझे पता है, पर यार ये एक अवयव तो है ना। अरे भाई n अवयव तो अलग अलग इसमें रख सकता हूं और एक 0 जो आ रहा है, तो इसलिए n+1 क्लियर है क्या? हाँ, तो देखिए बच्चे कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए, ऐसा एक अच्छा क्वेश्चन डीपीपी में भी आएगा। तो ध्यान से देखो, भिन्न भिन्न प्रविष्टियों, n तो अलग अलग यहां रख सकता हूं और एक ये 0, तो 0 को ना भूलें, बाकी समझ आओगे। क्या बात क्लियर है? बिल्कुल है। देखिए अदिश अवयव है स्केलर मैट्रिक्स, क्या होता है ये? तो इसमें ध्यान से देखिए, विकिरण अवयव है जिसमें सभी अवयव समान हो, सभी विकिरण अवयव समान हो। तो मतलब अगर अपन जो विकिरण अवयव ए बी सी आ रहे थे उनमें सबकी जगह ए डाल दें, तो ये क्या कहलाएगा? विकिरण अदिश अवयव कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? अदिश अवयव। तो इसने ध्यान से देखो क्या बोला है, ऐसे बोलेंगे तो क्या कि अगर i और j बराबर नहीं है तो इनका मान 0 होना चाहिए, और अगर i और j बराबर है तो उसका मान कुछ एक a हो सकता है, कोई भी मान a हो सकता है। अब तुम बोलोगे सर अगर हम इसको 0 0 लिख देंगे तो क्या ये अदिश अवयव रहेगा? तो हाँ बोल सकते हैं, पर फिर उसका अच्छा नाम क्या हो जाएगा? अरे 0 अवयव है या शून्य अवयव हो जाएगा ना। तो इसलिए ऐसी बकवास करना ना सीखें। अदिश अवयव का मतलब है विकिरण में जो भी अवयव है वो समान होंगे, बाकी 0 होंगे, बाकी 0 होंगे। ध्यान रहे, विकिरण अवयव है जिसमें सभी विकिरण अवयव समान हो जाए, तो ये होता है अदिश अवयव है, स्केलर मैट्रिक्स। हाँ, ये होता है इकाई अवयव है या यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी बोलते हैं इसको। तो ये क्या होता है? विकिरण अवयव है जिसमें सभी विकिरण अवयव, ध्यान दें इसको, जिसमें सभी विकिरण अवयव क्या हो जाएं? इकाई हो जाएं। देखो सब क्या हो जाएगा? एक एक हो गया, तो इसको बोलते हैं बच्चे विकिरण इकाई अवयव है। इकाई अवयव इसमें सब एक एक है क्या? बाकी सब तो 0 होने। तो और इसको i से अपन दर्शाते हैं, मतलब i3 मतलब 3 क्रम का ये इकाई अवयव है, या और ये क्या है? 2 मतलब 2 क्रम का इकाई अवयव। तो ये ऐसा होता है, और ये ठीक वैसा ही होता है, इसका काम वैसा ही होगा जैसे संख्याओं में 1 का काम हो। जैसे संख्याओं में अपन बोलते हैं ना 1, संख्याओं में 1, ये सारणी या अवयव में वैसा ही काम करता है जैसे संख्याओं में कौन होता है? 1। जो संख्याओं में जो काम 1 करता है वो सारणिकों और अवयवों में काम करता है i। तो इसका i3 i2 i से प्रेजेंट करते हैं। और अब इसमें देखोगे तो समझ आ जाएगा कि i और j बराबर नहीं है तो 0, और अगर i और j बराबर है तो मान कितना होगा? 1, और n×n क्योंकि वर्ग अवयव होगा। अब है तुलनीय अवयव है, तो 2 अवयव हैं a तथा b, तुलनीय अवयव है यदि उनका क्रम समान है। मतलब 2 अवयवों की तुलना कब कर सकते हैं? 2 अवयवों की तुलना कब कर सकते हैं? जब उनका क्रम समान हो। जैसे a, इसका क्रम m×n, इसका m×n, तो इनकी अपन तुलना कर सकते हैं। 2 तुलनीय अवयव है, कंपेरेबल मैट्रिक्स। तो 2 अवयव तथा भी तुलनीय है यदि उनका क्रम समान हो। तो क्या बात क्लियर है? बिल्कुल। तो ऐसे ही अगर आपको पूरा सिलेबस करना है तो बच्चे मैंने आपको राज की बात बता दी। अगर आप शेयर करके ज्यादा लोगों तक पहुंचाओगे तो ऐसे ही पूरा सिलेबस जितना IIT JEE का है सब फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, मटेरियल के साथ मिलेगा, डाउट क्लासेज भी मिल जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब बात आप पे है कि कितने लोग करना चाहते हैं। देखो अगर 100 लोग करना चाहते हैं और सभी अगर 5-5 लोगों तक भी शेयर करते हैं तो 500 लोग हो जाएंगे, और अगर उतने लोग हो गए तो बिल्कुल
अरे 500 लोग कौन, ऐसे तो बहुत से लोग हैं यूट्यूब पे। पढ़ने वाले अगर 500 बच्चे आप हो गए हिंदी मीडियम के जो डेली पढ़ेंगे तो बिल्कुल अपन पूरा करवाएंगे। तो अब देख लो, आपको अगर ऐसे ही वीडियो चाहिए तो वो आपकी पास है। और जो दूसरा टॉपिक, अब फिर अपन एकदम बेसिक से फंक्शन से स्टार्ट करेंगे 12th। तो ये इसलिए बताया कि ये टॉपिक कवर होते होते सभी बच्चे आ जाएं, फिर शुरू करते हैं 12th को बेसिक से। क्या बात क्लियर है? तो शेयर सब्सक्राइब, अरे कमेंट तो कर दिया, लाइक कमेंट वो तो हो गया, बिल्कुल ठीक है। तो फिर देखिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच। इफेक्टिव तैयारी करो।